हेलो गाइस, आज है फंडामेंटल राइट्स। होप करता हूँ अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अच्छा, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या है? पार्ट थर्ड में है। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं पर्सन को। ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। इसको हम बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये याद रखना कि ये जस्टिसेबल है। ये है जस्टिसेबल। अच्छा, अब देखिए, इसको हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो फंडामेंटल लॉ होता है किसी भी लैंड का। दूसरी बात, ये फंडामेंटल होते हैं किसी भी इंसान की ग्रोथ का। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। मैंने ट्रिक भी बनाई थी और इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देखें। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये यूएसए से ज़्यादा एलेबोरेट हैं, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। ये अपहोल्ड करते हैं इक्वलिटी। जो इंसान है उनकी इक्वलिटी को अपहोल्ड करते हैं, उनकी डिग्निटी को बचाते हैं, और ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये इंडिया की यूनिटी को बना के रखते हैं। फंडामेंटल राइट ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। अगर आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं पता, मैंने डेमोक्रेसी पे वीडियो बनाई है, प्लीज़ जाके देखिए। ये प्रिवेंट करता है जो ऑथोरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल होते हैं एग्जीक्यूटिव के, जो क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास बहुत पावर है। जब उनके पास बहुत पावर है तो क्या कर सकते हैं वो उस पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट उनके ऊपर लिमिटेशन लगाता है। तब हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। ठीक, ये थे ओरिजिनल 7 नंबर के, फिर ये 6 नंबर के हुए। इसमें से एक राइट हमने हटा दिया प्रॉपर्टी का, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। 7 फंडामेंटल राइट जो हैं क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जो 7 में तो हमने बता दिया, वो उसको 300A आर्टिकल में अंदर रखा है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, फंडामेंटल राइट के क्या क्या फीचर हैं। पहला ये फीचर है कि ये कुछ सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, कुछ फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं। सिटीजन्स को कौन कौन से अवेलेबल हैं? सिटीजन्स को 15, 16, 19, 29 और 30। ये बस इतना याद रखो आप। ये आगे टेबल भी आएगा, सिर्फ ये याद रखो, ये सिर्फ सिटीजन्स को हैं और बाकी सब फॉरेनर और सिटीजन दोनों को हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्यों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? ताकि यूनिटी इंडिया की बनी रहे, और ये बैलेंस करती है किसके बीच में? इंडिविजुअल और सोसाइटी की नीड के बीच में ये बैलेंस करता है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया, ये जस्टिसेबल है। ठीक है, और ये क्या है? ये जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल हैं। ये सभी जो हैं वो अवेलेबल हैं किसके अगेंस्ट? आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, और सम किसके अवेलेबल है? प्राइवेट इंडिविजुअल के अवेलेबल है। कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप नोट करते जाइए अपने बुक से। ठीक है, एक सम नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये कुछ लिमिटेशन लगाते हैं। सम क्या है? पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। कुछ को हम सस्पेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन कुछ नहीं होते। कौन कौन से, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल जो 19 है ना, वो कब सस्पेंड होगा? जब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होगी। और कब सस्पेंड नहीं होगा? जब इंटरनल इमरजेंसी होगी, तब आर्टिकल 19 और सस्पेंड नहीं होगा। जस्टिसेबल का मीन्स ये है कि आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं जब इसका वायलेशन हो जाए, और प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट है। इसकी कौन सी लिमिटेशन? 31 आर्टिकल ए, 31B एंड 31C। अब 31 आर्टिकल ए क्या कहता है? फॉर सेविंग ऑफ लैंड फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन स्टेट। जब स्टेट को किसी लैंड का एक्विजिशन करना होगा, ठीक है, तब ये आर्टिकल 31A आ जाता है। 31B क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 31C है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि लॉ को सेव करना। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तब वो लॉ को सेव करना, वो 31C में आ जाएगा। याद रखिए, ये तीनों जो हैं जब जब आते हैं तो फंडामेंटल राइट का क्या हो जाता है? फंडामेंटल राइट वायलेशन होती है। वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और किसके रिस्ट्रिक्ट किया है?
आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उसको इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई उन पे। क्यों? क्योंकि ये जो हैं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब मार्शल लॉ लगता है ना, तब क्या हो जाता है, ये भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तब ये एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं। तब इसका 12 पॉइंट क्या कहता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इन्फोर्स हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं कि वो इन्फोर्स तब होंगे जब पार्लियामेंट उनके ऊपर लॉ बनाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है पूरे इंडिया में, तभी ये हो सकते हैं। चलिए आज का आर्टिकल पहला स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या स्टेट की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, आर्टिकल 12 है वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है। कौन सी स्टेट होगी? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट स्टेट है। कौन सी? यूनियन और स्टेट की। ठीक है, अब यूनियन स्टेट में कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यानी ये सब क्या है? स्टेट है। स्टेट कौन सी हो सकती है? और लोकल अथॉरिटी हो सकती है, जैसे कि म्यूनसिपलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अच्छा, और कौन सा हो सकते हैं स्टेट? जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सब स्टेट है। अगर ये कोई भी इनमें से अगर कोई वायलेट करता है ना फंडामेंटल राइट्स को, तब ये चैलेंज कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इवन की जो प्राइवेट है ना एजेंसीज जो वर्क करती है एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, वो भी उनके लिए काम करती है स्टेट के लिए, उसको भी हम स्टेट मान सकते हैं। पार्लियामेंट, म्यूनसिपलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रस्ट, LIC, ONGC, PSU जो हो गए वो। अच्छा, उसके बाद कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो स्टेट के लिए काम करे वो भी स्टेट कहलाती है। अब आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन के बारे में बताता है। जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जुडिशियल रिव्यू करती है कि कौन से स्टेट ने ऐसे लॉज ले आए हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल में और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल में डिक्लेयर कर सकती है कोई भी लॉ को इनवैलिड अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। लॉज क्या हो गया? लॉज होते हैं कौन कौन से? परमानेंट लॉ जो स्टेट और पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, टेम्पररी लॉ जो ऑर्डिनेंस से आते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ जो ऑर्डर हो गए, रूल रेगुलेशंस, ये सब क्या होते हैं? लॉ होते हैं। नॉन लेजिस्लेटिव लॉ भी हो सकते हैं, जैसे कि कस्टम्स हो गए। ठीक है, ये सब लॉ होते हैं। ठीक है, 13 आर्टिकल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं है, उसको चैलेंज नहीं किया जाता। लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, उसको भी चैलेंज कर दिया जाता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। आर्टिकल 14, प्लीज़ अपनी बुक्स खोल लीजिए, इसमें मैं बुक से ही ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए, जो टेबल 2 आए हैं बीच में, एक टेबल का मैंने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शॉर्ट वीडियोस बनाई है, और एक टेबल मैंने आपको बता दिया 15, 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, बाकी नहीं है। आप देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट कभी भी डिनाई नहीं करेगी पर्सन की इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। इसका मतलब सब पर्सन लॉ के सामने बराबर है। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, मोर ओवर द पर्सन क्या हो सका है? इसमें पर्सन कौन कौन से हैं? पर्सन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी, और कोई लीगल पर्सन भी एक हम पर्सन मान सकते हैं। अच्छा, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ कहाँ से ली है? ब्रिटिश ओरिजिन से है, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ अमेरिकन प्रोविजन से है। अब देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है कि पहला उसकी 3 चीज़ें बताती है वो। पहली चीज़ वो बताती है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, यानी किसी भी बंदे को प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। सब पर्सन जो होंगे ना उस लैंड के लॉ के अधीन होंगे, उसके अकाउंटेबल। कोई भी पर्सन लॉ के अबोव नहीं होगा। इसका जैसे आप बता सकते हैं, जैसे कि अंबानी साहब और कोई गरीब बंदा आ जाए तो क्या होगा? वो दोनों को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी, लॉ के अकॉर्डिंग दोनों कोर्ट के कटघरे में इक्वल है। अब अगला देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या क्या मतलब है। ठीक है, होप करता हूँ कि ये थोड़ा आपको समझ आ गया। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। क्या हुआ कि कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, तब उन सर्कमस्टेंसेस में हम कैसे कर सकते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट देंगे ताकि जो पिछड़ा तबका है वो ऊपर आ जाए और बाकियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चले। दूसरा है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू ऑल हु आर सिमिलर सिचुएटेड, कि सिमिलर एप्लीकेशन लॉ का रखना, जो सिमिलर सिचुएटेड है उनमें सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब तीसरा है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई एक कैटेगरी में आता है उसको हम लाइक मानेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आप देखिए मंडल कमीशन था ना, मंडल कमीशन आया था, उसने बैकवर्ड क्लासेस देखा, उसने ओबीसी देखे, उसने कहा ओबीसी 52% है। जब ओबीसी 52% है उनको 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया कि इक्वल सर्कमस्टांसिस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनके सर्कमस्टांसिस वो पिछड़े थे, उनके पास ना खाना था अच्छे से, ना उनको एजुकेशन मिलती थी, तो वही इक्वल सर्कमस्टांसिस तो थे ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन दी 27% की। अब देखिए सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू आर सिमिलर सिचुएटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि ओबीसी के जितने भी अब जो 27 कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, वो सिमिलर सिचुएटेड हैं, उन सब में लॉ इक्वल जैसे लगेगा। ठीक है, अब जब इक्वल लगेगा तो उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जो भी 27 के अंदर आते हैं उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे कि वुमेन है, उनको पंचायत में 33% उनको रिजर्वेशन मिलती है, तो इसका क्या मतलब है, वो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब वुमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यानी कि मैन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, तो मैन के इक्वल लाने के लिए वुमेन को हमने रिप्रेजेंटेशन दी। मैन ये नहीं कह सकते हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ अनइक्वलिटी हुई है। ठीक है, तो इक्वल ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जब इसी के ग्रुप के अंदर है तो वो सबको इक्वल लॉ लगेगा, और जब इक्वल लॉ लगेगा तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अभी रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एवी डेवाइसी ने दिया था। को हम कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ लॉ इसी से आया है। इस 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। इसका क्या मतलब है कि कोई पर्सन को पुनिश नहीं कर सकता आर्बिट्रियरली, यानी कोई भी उठ के मार नहीं सकता या उसको पुनिश नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ कि सब लॉ के बराबर है। इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। जो भी उस लैंड के कानून होंगे सभी, क्या वो अमीर हो, क्या वो गरीब हो, क्या वो अंबानी हो, क्या सब उसके बराबर हैं। तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजल्ट है किसके राइट्स का? वो रिजल्ट है इंडिविजुअल के राइट्स का, उससे बन के कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल के राइट का सोर्स है। यानी इंडिविजुअल के जो राइट है वही सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये फाइल हमारे यहाँ नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि पहले दोनों चलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वही सोर्स है हमारे राइट्स का, इसका उल्टा चलता है। सुप्रीम कोर्ट ये माना है कि जो रूल ऑफ लॉ है ना वो आर्टिकल 14 का बेसिक फीचर है। अब इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखिए इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। इसके एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर इंजॉय करते हैं इम्यूनिटीज़, आर्टिकल 361 में कहा गया है। अब ये कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ इंजॉय करते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर है ना वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, पहला इनका एक्सेप्शन हो गया। दूसरा, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ना किसी भी कोर्ट में नहीं चल सकती। तीसरा, कि जब ये जो प्रेसिडेंट और ये गवर्नर है ना इनके ऊपर अरेस्ट का वारंट इशू नहीं हो सकता। तो चौथा, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, नो सिविल प्रोसीडिंग, इनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। पहले इनको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, आफ्टर दैट उनके ऊपर कोई डिलीवरी चल सकती है। और जब उनका ऑफिस उनसे छूट जाएगा, अगर कोई उन पर चार्जेस हैं उनके पर्सनल कैपेसिटी पे, तब ये चल सकता है। और कोई पर्सन जब न्यूज़पेपर को छापता है जो ट्रू रिपोर्ट है पार्लियामेंट की या किसी गवर्नमेंट की, ये आर्टिकल 361A में लिखा गया है, वो लाइबल नहीं होगा। तीसरा, कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं ना, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कुछ भी कहेंगे अगर पार्लियामेंट के अंदर तो वो लाइबल नहीं होंगे। सिमिलरली आर्टिकल 105 है, सिमिलरली नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, वो भी लाइबल नहीं होंगे अगर उन्होंने कुछ भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कहा है। पाँचवा 31 आर्टिकल सी जो है एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है। किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है। की वजह से कोई वायलेट होता फंडामेंटल राइट तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉरेन सॉवर्नर है या एम्बेसडर है या डिप्लोमेट्स हैं, उन पर कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। यूएनओ और उसके एजेंसी भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ। जो आर्टिकल 15 है वो प्रोविजन करता है सर्टेन ग्राउंड्स पे। कौन कौन से ग्राउंड है वो सेक्स, रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इनके ऊपर हम नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। याद रखिए इसमें ओनली वर्ड लिखा गया है, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और अदर ग्राउंड, जैसे कि आर्मी में रैंक्स हैं, कर्नल है, जनरल है, लेफ्टिनेंट है,
या सिपाही है वो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन क्या हम डिस्क्रिमिनेशन ऐसे बाकी जो भी ग्राउंड मेंशन किए हैं इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मैं कहता है कि कोई भी सिटीजन को डिसेबिलिटी और लायबिलिटी नहीं किया जा सकता। किसके बेस पे? रेस, सेक्स और कास्ट। जो हमने पहले कहा, रेस, सेक्स और कास्ट के ऊपर हम इसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्लीज़ आप लक्ष्मीकांत देखिए, मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ। जब वो किसी शॉप को एसेस करे, ठीक है, या किसी पब्लिक रेस्टोरेंट को एसेस करे, होटल को करे, या इंटरटेनमेंट, पब्लिक इंटरटेनमेंट को करे, तब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। कि तो पहले अगला प्रोविज़न है कि कोई भी यूज़ ऑफ वेल, कोई भी वेल या टैंक या बाथिंग गार्ड जो पब्लिक फंड से मेंटेन हुआ है, उस पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। तीसरा, कोई भी स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। याद रखिए कि जैसे कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कुछ वेल शेल बना हुआ है या कोई कुआं शुआ बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे एंट्री से मना किया जा सकता है। लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया रेस या सेक्स के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनका हक है, किसी को अंदर नहीं लाने देना। इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शन देखिए मैं लिखी हुई है। स्टेट प्रोविज़न बना सकती है किस पे? या तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोविज़न बना सकती है, जैसे कि पंचायत के लिए बनाया गया 33% जो सीट्स होंगी वो उसके लिए बनाया गया है। दूसरा, स्टेट प्रोविज़न बना सकती है सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, रिजर्वेशन बनाई थी इन्होंने, सीट्स और फी इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इन्होंने रिजर्वेशन दी थी SC और ST को। तीसरा, ये स्टेट इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए भी प्रोविज़न बना सकता है। यही 3 एक्सेप्शन है इसकी। 10% सीट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देने की बात करता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन को। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में क्या किया था? रिजर्वेशन की थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, आल्सो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। क्या था इसमें 27% कोटा OBC के लिए रख दिया था। 2006 में आया था एक्ट, और IIT IIMs के लिए रख दिया गया था। इन 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्रीमी लेयर के लिए रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेल्ड किया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। कौन सी पोस्ट है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। UPSC, CPSC या ग्रुप A, ग्रुप B या क्लास सेकंड के ऑफिसर है ना, वो भी इस पोस्ट में आते हैं, ठीक है। जो इनकी इक्विवेलेंट पोस्ट है PSU या बैंक में, ये जो पोस्टें हैं ना, या इंश्योरेंस में, ये भी इसी के अंदर आते हैं। कोई भी पर्सन जिसका रैंक कलोनल या अबो होगा वो भी इसमें आता है। नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में इक्विवेलेंट पोस्ट जो होगी इसके, वो भी इसके अंदर आती है। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर भी क्रीमी लेयर में आते हैं। जैसे बिजनेस और इंडस्ट्री वाले भी क्रीमी लेयर में आते हैं। एग्रीकल्चर लैंड कुछ सर्टेन लिमिट तक होल्ड करके तभी वो क्रीमी लेयर में आते हैं। पर्सन जिसकी 8 लाख की इनकम ऊपर होगी ना, वो भी क्रीमी लेयर में आता है। चलिए अगला है रिजर्वेशन। EWS के लिए रिजर्वेशन कैसे आई है? 3rd अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था, कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई भी कैटेगरी में नहीं आता, जैसे SC ST या OBC कैटेगरी में नहीं आता, वो इस कैटेगरी में आ सकता है इफ़ अगर उसकी जो इनकम है 8 लाख से कम होगी, लेकिन इस इनकम में सारी की इनकम कैलकुलेट होगी, ठीक है। उस इनकम में क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे उसकी सैलरी होगी, या उसका बिजनेस हो गया, या उसका एग्रीकल्चर हो गया, ये सब आएंगे। अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसके अगर पास 5 एकड़ की लैंड है ना, एग्रीकल्चर लैंड, वो भी इसमें आता है, उसको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर उसका रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट या उसके ऊपर है, उसको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर उसका 100 स्क्वायर फीट फ्लैट है किसी नोटिफाइड एरिया में, तभी उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर उसका फ्लैट है 200 स्क्वायर यार्ड, अगर वो इन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, तब इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अब देखिए, अगर उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी अलग अलग जगह है ना, तो सबकी फैमिली की प्रॉपर्टी को सम किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि वो इन क्राइटेरिया में फॉल करती है कि नहीं। अगर इन क्राइटेरिया में फॉल करती है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अब देखिए फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली का मतलब पेरेंट्स, ठीक है, उनके सिबलिंग और उनके चिल्ड्रन, दोनों 18 साल से अगर छोटे हैं, वो सब फैमिली बनती है। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।